यूपी में 19 दिसंबर को सीएए की मुखालफत में हुए पुरतशद्दुद एहतजाज में पुलिस की बर्बरियत किसी से छुपी हुई नहीं है। सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियो देखने को मिले जिसमें मुबैना तौर पर पुलिस की बर्बरियत मंजर आम पर आई है। पुलिस बर्बरियत के शिकार ऐसे ही कुछ मुतासरीन ने दिल्ली का दौरा किया। इस दौरान जो बातें इन मुतासरीन ने हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद के साथ शेयर की, उससे ये पता चलता है कि यूपी पुलिस जो दावे कर रही है उसमें कहीं ना कहीं एक झूठ छुपा हुआ है। शहरियत कानून के खिलाफ वैसे तो मुल्क भर में आवाज़ें उठी। दिल्ली से आवाज़ जो उठी थी और उसके बाद लखनऊ, उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे मुल्क में ये आवाज़ फैल गई थी। लेकिन उत्तर प्रदेश में और ख़ास तौर से लखनऊ में जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है उसने बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया था। अभी बहुत सारे लोग अरेस्ट हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पुलिस को छोड़ना पड़ा। उन पर क्या बीती, किस तरह से ये सब कुछ हुआ, अब तक वो किस हाल में है, ऐसे ही कुछ लोग आज दिल्ली आए हुए हैं जो उत्तर प्रदेश का रिपोर्ट कार्ड एक तरह से यहाँ पे शो करेगा। हमारे साथ ये सारे लोग मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। ये तमाम लोग उत्तर प्रदेश से यहाँ पर आए हुए हैं वो कुछ बताने के लिए जो कुछ उनके साथ हुआ था। तो ये सारे लोग मौजूद हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए और क्या हुआ था और अब आपके क्या महसूस करते हैं? मेरा नाम मोहम्मद शुआब है। मैं जो है अपने साड़ू के साथ दवा लेने गया था सिविल हॉस्पिटल। वहाँ से निकल के एक हमारे जानने वाले हैं, उनसे मुलाकात करने गया। फिर उसके बाद मैं निकल के चौराहा, हजरत चौराहा पार किया था। उसके बाद मुझको उठा लिया, बहुत मारा। कितने दिन आपको? और लगभग करीब 22 दिन ऐसे ही रहे होंगे, 22 या 23 दिन रहे होंगे। तो 22-24 दिन आपको अंदर रहना पड़ा। क्या बीती इस दरमियान, खासतौर से क्योंकि आप खातून हैं? जी, हम लोग को तो 2 दिन पता ही नहीं चला। हम लोग हजरतगंज जो है वहाँ थाने पे गए तो 2 पुलिस वाले हम लोग से बहुत बदतमीजी भी करने लगे कि आप लोग यहाँ से चले जाइए, नहीं तो लेडीज पुलिस बुला कर आप लोग को भी अंदर कर देंगे। डंडा उठा के मारने के लिए दौड़े तो हम लोग भाग आए। फिर कैसे रिहाई अमल में आई? क्या हुआ था? रिहाई के लिए इन लोगों ने जो है पिया बाहर से, हम लोग के पास कुछ इंतज़ाम था नहीं, ज़मानत हुई है। और मैं गरीब आदमी हूँ, मैं सिलाई काम करता हूँ। अब आप क्या महसूस करते हैं? सेफ महसूस करते हैं या क्या चाहते हैं? सेफ क्या है, अब जब ऐसे लोग हमको जो है देख रहे हैं वैसे नज़रों से जो है, तो हम सेफ कैसे हैं? अच्छा, क्या चाहते हैं? अरे नोटिस भेजिए है हमको। अब उसमें कितना मतलब ब्यौरा दी नहीं, इतना लंबा, हम लोग कैसे क्या करेंगे कुछ समझ में नहीं आ रहा है हम लोगों को। तो इसके इनके अलावा एक नसीम साहब हैं जिनकी आपने तस्वीर देखी होगी, किस तरह से पुलिस उनको मारपीट कर रही थी। वो यहाँ मौजूद हैं, वो बताएंगे आखिर क्या हुआ था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी। नसीम साहब, क्या हुआ था उस दिन और अब क्या हाल है? उस दिन तो ऐसा लग रहा था जैसे हमारे मुल्क में किसी गैर का कब्जा हो चुका है और बुरी तरह से मुसलमान चेहरे जो हैं पहचान के मारे जा रहे हैं। और हमको तो दाढ़ी पकड़ के घसीट के खड़ा किया है और इतना मारा है कि हमें मालूम नहीं कि कितनी लाठियां पड़ी हैं। पूरा जिस्म मेरा काला था। क्या आप प्रोटेस्ट में शामिल थे? परिवर्तन चौक पर आप लोग क्या कर रहे थे? नहीं, हम प्रोटेस्ट में नहीं, हम मेडिकल कॉलेज, हमारा मानसिक का इलाज चल रहा है। मैं दवा लेने आया था मेडिकल कॉलेज। वहाँ से फिर मैं हजरतगंज गया, वहाँ एक मिलने वाले थे हमारे सिविल अस्पताल के पास। वहाँ से मुलाकात करके लौट रहे थे तो यहाँ हंगामा फैला हुआ था। तो उसे बुरी हालात को देख के हम एक मज़ार के पास खड़े हो गए। तो कुछ पूछा पुलिस ने या डायरेक्ट उठा लिया? कुछ नहीं पूछा, बस हमको देखा और बस उन्हीं ने मारना शुरू कर दिया। वो दौड़ रहे थे लड़कों के पीछे, वो उनको हम अकेले खड़े हुए दिख गए, उन्हीं ने हमको खूब मारा। फिर कैसे रिहाई हुई? रिहाई हमारे बच्चों ने मतलब एक गाड़ी लगाई है और सब जमानत पे रिहा हुआ हूँ। और बहुत सारे चार्ज मेरे ऊपर उन्होंने लगाई है, दफाएं लगाई हैं और नोटिस भेजा है। पता नहीं कई लाख का नोटिस है। कितने दिन रहना पड़ा? 20 दिन। 20 दिन जी। तो 20 दिन रहना पड़ा। आपका नाम क्या है? मोहम्मद कलीम। कलीम भाई, क्या हुआ था और फिर परिवार पे क्या बीता? असल में मैं घर पे सो रहा था। मैं 1-1:30 बजे उठा। उठने के बाद लड़ाई की आवाज़ सुना तो बाहर निकल के देखने चले गए। देख के फिर हम घर गए, चाय बना, चाय पी के फिर हम रोटी ले लगे दुकान को ले। जब मैं पहुंचा तो वहाँ पे कह रहे थे पुलिस वाले माइक से, आप लोग दुकान खोलिए। तो हम सब दुकान खोले, रोटी लेके और घर पे खाना खा के मैं कल निकल लूँगा। मेरी वाइफ की तबीयत खराब रहती है,
तो इनका फ़ोन आया तो उसी टाइम मैं फ़ोन पे बतिया ही रहा था, मैं निकलने वाला, मगर मैं ये कहा था कोई रास्ता है नहीं, सब रास्ते जाम है, कैसे मैं जाऊँगा। तो इनसे हम कहा तो कोई रात तक हो सकता मैं निकलूँ। तो जैसे मैं रोड फांदा, रोड को उस पर गया तो पुलिस ने दौड़ाए, भाग गया दौड़। फिर लौट के जब घर की तरफ जाने लगे तो पीछे से मुझको पकड़ लिया। तो मुझे पूछा नाम, मैं बताया मोहम्मद कलीम। मैं नाम जैसे बताया वैसे उन्होंने लाठी मारना स्टार्ट कर दिया। मेरे अभी भी दर्द है। फिर रात जेल में वहाँ थाने में रखे तो हम लोग को सोने भी नहीं दिया गया। 10 लोग में 4 कम्बल दिया गया, तो उसको हम लोग लपेट के सो रहे थे। तो हम लोग को सोने ना दें, कभी इधर कभी उधर करें, एक जब बैठे न दें। तब फिर कहें तुमको सुबह छोड़ दिया जाएगा मुचल का भर के। तब वहाँ ले गए बलरामपुर अस्पताल पे। बलरामपुर अस्पताल पे हम लोग को डॉक्टरी कराया गया, वहाँ करा के फिर एक कॉलेज पड़ता कोई क्रिश्चियन कॉलेज, वहाँ हम लोग को 3-4 घंटा रोका गया। फिर वहाँ से हम लोग को कचहरी ले गए, कचहरी पे भी हम लोग को मारा गया। वहाँ से मारने के बाद फिर हम लोग को सीधे जेल ले गए। जेल में जब ले गए तो मैं 4 दिन तबीयत मेरी ख़राब थी, दर्द से बेहाल था, तो मुझको दवा नहीं मिली। चौथे दिन मुझको दवा बड़ी मुश्किल से रियालत किया, तब मुझको ले नहीं दिया। मैं 34 दिन रहा। 34 दिन जी 34 दिन जेल में रहे। आपका नाम क्या है और आपके शोहर 34 दिन रहे, तो आप लोगों ने कैसे गुजारा, कैसा वक्त गुजारा? हमारी तबीयत बहुत ख़राब रहती है और हम जैसे गुजारे हैं हम जानते हैं। हम लोगों के पास 1 रुपया पैसा कौड़ी कुछ भी नहीं था, तो पता नहीं कि आपा हमारी हैं, उन्होंने मदद किया है और छुड़ाया भी। इन तमाम लोगों में एक बात और अलग दिखाई देती है। एक बहुत ही माइनर लड़का है, क्या नाम है आपका और आपकी कितनी उम्र है? आपका नाम? 16 साल असलम उम्र। कैसे आपको पकड़ा गया था कि आप क्या कर रहे थे? हम जो होटल में काम कर रहे थे, होटल में काम करके 3 बजे छुट्टी मिला। 3 बजे छुट्टी मिले सोने चले गया, तो उसमें सो के थे। तो पुलिस वालों ने जब दंगा फंगा ख़त्म हो गया तो पुलिस वालों ने आया, हम लोग शटर उठाने बोला, हम लोग उठा दिया, तो मारते मारते सीधा थाने ले गया और कुछ नहीं बोला। बस थाने से पुलिस वाले हम लोग जानते थे बेगी, हम लोग बोला कि मालिक को जाके बोल देंगे, बोला रुक जाओ छूट जाओगे। कई पुलिस वालों ने बोला भी कि सुबह छोड़ देंगे, लेकिन सुबह छोड़ा नहीं, सीधा जेल में ले गया। तो ये तमाम उत्तर प्रदेश के वो लोग हैं जो यहाँ पर दिल्ली आए हैं और अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन एक बात तो तय है, इससे ज़रूर साफ़ हो जाता है कि दंगे या फिर कहना चाहिए कि एहतजाज, जिस तरह से शहरियत कानून के खिलाफ एहतजाज हुआ, उसमें सिर्फ वो लोग नहीं पकड़े गए जो एहतजाज कर रहे थे, बल्कि वो मासूम लोग भी पकड़े गए जो उसमें शामिल नहीं थे। उनको छोड़ दिया गया, लेकिन मुकदमे अभी भी लगे हुए हैं। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ खुरम शहजाद, न्यूज़ 18 उर्दू, दिल्ली। एएमयू में 26 जनवरी की रात तालिब इल्म की रिहाई के लिए सड़क जाम करने पर पुलिस ने 600 से 700 तलबा पर एफआईआर दर्ज की है। तलबा तालिब इल्म की रिहाई के लिए एएमयू कैंपस से निकलकर चुंगी गेट के बाहर अनूप शहर रोड पहुंच गए थे और सड़क जाम करते हुए धरना शुरू कर दिया था। वो धरना 6 घंटे तक चलता रहा और रोड भी पूरी तरह से बंद रहा, जिसकी वजह से आमदोरफ्त नहीं हो सकी थी। पुलिस ने इस मामले में एएमयू के 600 से 700 तलबा पर एफआईआर दर्ज की है। देखिए 26 जनवरी को राष्ट्रीय ध्वज फहराने के अवसर पर वीसी सर जब राष्ट्रीय ध्वज फहरा रहे थे, कुछ लड़कों ने वहाँ हल्ला गुल्ला किया था। प्रोक्टर टीम ने 4 स्टूडेंट को पकड़कर थाना सिविल लाइन के सुपुर्द किया था। जांच में 3 स्टूडेंट थे, एक बाहर का था। जो 3 छात्र थे उनको छोड़ दिया गया था और एक ये अहमद मुजतबा फराज जो पहले एक्स स्टूडेंट रहा है कभी और ये आजमगढ़ का रहने वाला है, इसको 151 के अंतर्गत गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था। इसी की रिहाई को लेकर लगभग 600-700 छात्रों द्वारा एएमयू चुंगी पर जाम लगाया गया था, जो लगभग 5 से 6 घंटे तक चला था। छात्र की कल बेल हुई है और जिन लोगों ने मार्ग अवरुद्ध किया था, 144 का उल्लंघन भी किया था, उनके विरुद्ध 188 आईपीसी और 341 आईपीसी के अंतर्गत एफआईआर दर्ज की गई है, विवेचना की जा रही है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के हालात मुसलसल बिगड़ते चले जा रहे हैं। जहां तलबा ने पहले क्लासेस का बायकॉट किया था, वहीं अब मुसलसल इम्तहानात का बायकॉट किया जा रहा है। आज भी यूनिवर्सिटी में होने वाले इम्तहानात नहीं हो सके। वहीं आइंदा दिनों में होने वाले इम्तहानात के ताल्लुक से भी इंतज़ामिया के लिए अच्छी खबरें नहीं है। आज वुमेंस कॉलेज और सीनियर सेकेंडरी स्कूल के तालिबात ने यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया के खिलाफ ज़बरदस्त मुजाहरा करते हुए एहतजाज दर्ज कराया। बॉयकॉट करना है हमें क्लासेस और एग्जामिनेशन, क्योंकि जो 15 दिसंबर को हॉस्टलर्स को बाहर निकाला और अभी 26 जनवरी को हमारे भाई लोगों को डिटेन किया है,
तो इसकी वजह से हम लोग सिक्योर नहीं फील कर रहे हैं। इसके लिए हम लोग बॉयकॉट करना चाहते हैं। जब तक हम लोग सेफ़ नहीं महसूस करते हम लोग दोबारा कंटिन्यू नहीं करेंगे। अगर हम यहाँ सेफ़ नहीं है तो हमें डिग्रीज कैसे, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ आ ही नहीं रहे क्योंकि उनके पेरेंट्स सेफ़ महसूस नहीं कर रहे। सबसे पहले हमारी सिक्योरिटी ज़रूरी है और हम ये जब तक जारी रखेंगे जब तक वीसी हमें अपना रेजिग्नेशन नहीं दे देते, ना रजिस्ट्रार अपना रेजिग्नेशन दे देते और प्रॉक्टर, हमें तीनों का रेजिग्नेशन चाहिए। उसके बाद ही हम अपनी क्लासेस और एग्ज़ाम्स को जारी करेंगे। अलीगढ़ जिले में गुज़िश्ता कुछ दिनों में पेट्रोल पंपों पर हुई लूट के खिलाफ आज शहर के तमाम पेट्रोल पंप बंद रहे, जिससे अवाम को सख्त दुश्वारियों से दो चार होना पड़ा। तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक आज पेट्रोल पंप पर हड़ताल रही। एसोसिएशन के जिम्मेदारान ने बताया कि जिस तरह से पेट्रोल पंप पर लूट हुई है वो बाइस तशवीश है। उसी के खिलाफ हमने एहतजाजन पेट्रोल पंप बंद करके हड़ताल की। हड़ताल से अवाम को भी खासी दिक्कतें पेश आईं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 15 दिसंबर की रात पुलिस बर्बरियत के बाद यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से भी अभी तक कोई एफआईआर न होने पर अब तलबा ने एएमयू कोऑर्डिनेशन कमेटी की जानिब से चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अलीगढ़ में मुकदमा दर्ज कराया है। तलबा लीडर फैजुल हसन ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस को खिताब करते हुए बताया कि हमने मुकदमा दर्ज कराया है कि जो पुलिस एहलकार तलबा पर बर्बरियत के लिए जिम्मेदार हैं उन्हें सजा मिलनी चाहिए। फैजुल हसन ने पूरी तफसीलात मीडिया के सामने पेश की। शहरियत कानून और एनआरसी के खिलाफ इलाहाबाद में वकला ने एहतजाजी जुलूस निकाला। जिला कचहरी से निकलने वाले इस एहतजाजी जुलूस में बड़ी तादाद में हाई कोर्ट और जिला कोर्ट के वकला ने शिरकत की। एहतजाज कर रहे वकला ने सीए और एनआरसी के खिलाफ नारे लगाए और इस कानून को मुल्क आईन के मुनाफी करार दिया। एहतजाज में शामिल होने वाले वकला ने रोशनबाग में जारी खवातीन के एहतजाजी धरने के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई की भी पुरजोर मजम्मत की। वकला का कहना था कि जमहूरी और पुरअमन तरीके से धरने देने वाले खवातीन के खिलाफ पुलिस एफआईआर दर्ज कर उनको खौफजदा करने की कोशिश कर रही है। वकला ने सीएए और एनआरसी के खिलाफ अपने एहतजाज को जारी रखने का भी ऐलान किया। अधिवक्ताओं का समूह है जो सीएए, एनपीआर और एनआरसी के विरोध में बनाया गया है और यहाँ पे जो मंसूर अली पार्क में जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसमें बहुत सारे लोगों को नोटिस भेजा गया है, जबकि वो प्रोटेस्ट पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से किया जा रहा है। किसी को कोई परेशानी नहीं है, कोई उसमें ऐसी गतिविधि नहीं हो रही है जिस पे जो कोई आपत्तिजनक हो। उसके बाद भी वो उनमें से बहुत सारे लोगों को नोटिस भेजा जा रहा है। तो हम सारे अधिवक्ता लोग जो है उस नोटिस को वापस लेने के लिए यहाँ पे जिलाधिकारी महोदय से बात करने के लिए, मांग करने के। लखनऊ के घंटाघर पर सीएए और एनआरसी के खिलाफ एहतजाज मुसलसल जारी है और जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं एहतजाज और मुजाहरे में शिद्दत आती जा रही है। लखनऊ में हमारे नुमाइंदे तारिक कमर कुछ एहतजाजी खवातीन से बातचीत की। नाज़रीन, इस वक्त हम लखनऊ के घंटाघर पर मौजूद हैं। एहतजाज की लय शदीद होती जा रही है, खवातीन का गम और गुस्सा बढ़ता जा रहा है, हुकूमत खामोश है और शायद ऐसा महसूस होता है कभी कभी तो कि ये जो आवाज़ें हैं ये शायद उन ऐवानों, उन कानों तक नहीं पहुंच पा रही हैं जिन्हें बाकायदा तौर पर इनके मसाइल हल करने हैं। बहुत ज़िम्मेदार लोग हमारे साथ हमेशा से रहे हैं, आज भी इस एहतजाज में शरीक हैं लोग, वकला भी शरीक हैं, समाजी कारकुन भी और हर सब तबके, हर समाज के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगी आप? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि सीए जो है ये देश को विभाजित करने वाला कानून है और ऐसे कानून की हम लोग घोर निंदा करते हैं। इसको कतई नहीं लाने देंगे कि जिस हद तक जाना पड़ेगा उस हद तक हम लोग जाएंगे। बस प्रधानमंत्री को ये सोचना पड़ेगा कि टेबल पे आए और आके बात करें हम लोगों से। बहुत ज़्यादा उन्होंने हम लोगों का मजाक बना के रख दिया है। बिल्कुल कानून यहाँ पर इकोनॉमी को छुपाने के लिए, जो देश में जो अर्थव्यवस्था एकदम डमाडोल हो गई है उसको खराब अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए इनको आगे बढ़ना चाहिए, ना कि ये सीए और इन सब चीज़ों में उलझा के रखे हम लोगों को। देखिए, एक बात की जा रही है कि उलझा दिया गया है, बुनियादी मकासद जो थे, बुनियादी जो इशूज़ थे उनसे कहीं सरफ नज़र किया जा रहा है। बहुत खूबसूरत गुफ्तगू फरमा रहे थे अभी, आप क्या कहेंगे? जी, आज अभी आपने देख लिया कि ये हमारी बहनें किस तरीके से, बहनों में आक्रोश है, ये सीए और एनआरसी को लेके किस तरीके से हमारी बहनें जो सड़कों पे उतर आई हैं, इनको किस तरीके से यहाँ पे डराया जा रहा है, किस तरीके से पुलिस से प्रेशर दिया जा रहा है, यहाँ टेंट नहीं लगने दिया जा रहा है। ये एक तरीके से जुल्म हो रहा है हमारी बहनों पे, जो उनका लीगल राइट है, उनका लीगल राइट है धरना देना, और उस पर इस तरीके से ये उत्तर प्रदेश सरकार ये जुल्म कर रही है। उनको ये समझना चाहिए कि क्या जो कानूनी तरीके से यहाँ पे बैठे हुए हैं उन पर इस तरीके से जुल्म करेंगे।
यूपी के नायब वज़ीर आला केशव प्रसाद मौर्य ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर बहुत जल्द पाबंदी लगा दी जाएगी। इलाहाबाद में मीडिया से बात करते हुए नायब वज़ीर आला ने कहा कि यूपी हुकूमत ने PFI पर पाबंदी लगाने के बारे में अपनी हतमी रिपोर्ट मरकजी हुकूमत को भेज दी है। देखिए, यह पूरी घटना के पीछे राजनीतिक रोटी सेकने के चक्कर में और मुस्लिम वोटों को अपने खेमे में लाने की योजना से, चाहे वो सपा हो, चाहे वह कांग्रेस हो, चाहे वह बसपा हो, या जो भी CAA के विरोध में है वो दल हो, उन लोगों ने इसमें बड़ा खेल किया है। और सिमी नाम के संगठन को, जो एक आतंकी संगठन था, जब से देश में प्रतिबंध लगाया गया है, तो PFI पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के नाम से यह संगठन काम करने लगा। और जैसे जैसे यह पूरी घटना का खुलासा हो रहा है, तो निश्चित तौर से मैं पहले भी कह चुका हूं कि जांच में यह लगभग स्पष्ट हुआ है कि PFI का रोल बहुत खतरनाक है। CAA और NRC की मुखालफत क्यों ज़रूरी है, इस पैगाम को आम करने के लिए साबिक़ मरकज़ी वज़ीर और BJP के साबिक़ लीडर यशवंत सिन्हा ने मुंबई से 9 जनवरी को गांधी शांति यात्रा की शुरुआत की, जो आज कानपुर पहुंची। शहर के समाजवादी पार्टी के लीडरों ने यशवंत सिन्हा का इस्तकबाल किया। इस मौके पर यशवंत सिन्हा ने कहा कि अटल जी की BJP और मोदी की BJP में बड़ा फ़र्क है। कानपुर में जमीयत उलमाए हिंद ने CAA और NRC के खिलाफ एक एहतजाजी जलसे का इनेकाद किया। इस जलसे में सभी मज़ाहिब के लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने कहा कि इस कानून की वजह से दिन ब दिन लोगों में बेचैनी बढ़ती जा रही है। नेटवर्क 18 और हेल्थ इम्यूनाइज्ड कैंपेन लोगों में बेदारी के लिए केरल पहुंच चुका है। केरल के मशहूर सयाहती मकाम अलापुजा में ये कैंपेन चल रहा है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक 2016 में यहां का टीकाकारी मुहिम 82% पर मुहित रहा। केरल में स्थित अलापुजा भारत के सबसे लोकप्रिय पर्यटक स्थलों में से एक है। यहाँ स्वस्थ इम्यूनाइज्ड इंडिया अभियान चल रहा है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के मुताबिक 2016 में यहाँ का टीकाकरण कवरेज 82% था। लेकिन यहाँ के आसपास जो गांव है, वहाँ बच्चों को टीकाकरण करने के लिए वहाँ पहले पहुँचना पड़ेगा, और वहाँ पहुँचने के लिए सिर्फ एक ही चारा है, ये फ्लोटिंग डिस्पेंसरी। कुट्टमंगलम गांव तक पहुंचने में 1 घंटा लगता है। कितने महीने का? 10 महीने का। अच्छा, तो आप उसको टीका लगाते हैं? हाँ, सब टीका लगाया? सब लगाया। अच्छा। बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने के लिए सरकार द्वारा संचालित अस्पताल और चिकित्सा केंद्र की बेहतर हालत से समझा जा सकता है। हमारे यहाँ की खासियत यह है कि भारत के अन्य राज्यों की तुलना में हमारे यहाँ साक्षरता का दर ऊंचा है, और इसीलिए यहाँ आसान तरीके से स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं। हालांकि केरल में कुछ जगहें हैं, जैसे मल्लपुरम, यहाँ पर लोग टीकाकरण के खिलाफ हैं। प्राकृतिक चिकित्सकों के हिसाब से अगर आप टीकाकरण कराते हैं तो आप प्रकृति से छेड़छाड़ करते हैं। तो अभी इस बच्चे के लिए आप कोई वैक्सीन करेंगे नहीं? अभी जब तक बड़ा हो जाए कुछ नहीं करेंगे? कितना अभी हम दिया, हमारे बाबा दिया, माँ दिया, कुछ नहीं दिया। दरअसल केरल सरकार चाहती है कि स्कूलों में एडमिशन करवाने के लिए टीकाकरण अनिवार्य होना चाहिए, लेकिन इस प्रस्ताव की काफी आलोचना हुई, जिसके चलते इसे अभी लागू किया जाना बाकी है। CAA और NRC को मुल्क के लिए ज़रूरी करार देते हुए जहां मरकज़ी हुकूमत ने अपनी पॉलिसी जाहिर कर दी है, वहीं BJP हुकूमत की पॉलिसी के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाज का सिलसिला भी जारी है। सियासी तजिया निगारों का मानना है कि हुकूमत CAA और NRC जैसे मुद्दों में लोगों को उलझाकर असल मसाइल से उनका तवज्जो हटा रही है। देखिए इस रिपोर्ट में। मुल्क का मौजूदा मंजरनामा CAA और NRC के मुद्दे पर हिमायत और मुखालफत की सियासत में उलझे मुल्क
तस्वीर पेश करता नजर आ रहा है। जानकारों के मुताबिक मौजूदा हालात में एहतजाजी मुजाहिरों के दौरान आवाम के असल मसाइल की बात तो हो रही है, लेकिन CAA और NRC की आड़ में हुकूमतें और सियासी जमातें आवाम के असल मुद्दों से दामन बचाती नजर आ रही हैं। तो जहाँ जहाँ मैं जा सका हूँ, ये लोग जो धरना प्रदर्शन दे रहे हैं उन मुद्दों को वहाँ डिस्कस कर रहे हैं। आवाम बेरोजगारी का मुद्दा हो रहा है डिस्कस वहाँ पर NRC और ये जो आपका CCA इसका तो हो ही रहा है मुद्दा डिस्कस, लेकिन साथ में आप ये मत समझिए कि आवाम इन मुद्दों को भूल गया, जो झेल रहा है उसे। ठीक है कि वो चैनल्स और मीडिया और लीडर लोग भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिसके पेट में भूख लगी है, जो बच्चा बेरोजगार है, उसके लिए तो यही मुद्दा है। भले या वो डिस्कस ना हो रहा हो, वो सरफेस पे ना हो, सतह पे ना आ रहा हो, या जानबूझकर उसको बरतरफ किया जा रहा हो। किसान के मुद्दे पर, अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर, गरीब के मुद्दे पर, मजदूर के मुद्दे पर, या किसी भी चीज़ के ऐसे जिससे लोगों को परेशानी है, महंगाई से परेशानी है, उस बात से ध्यान हटाने के लिए ये लोग NRC और CAA लाए हैं। सियासी तज्ज़िया निगारों के मुताबिक CAA और NRC मौजूदा हुकूमत की सियासी पॉलिसी का हिस्सा था, लेकिन जिस नियत से ये कानून लाया गया अब उस मकसद को हल करता नजर नहीं आता। सबका साथ सबका विकास जिसका नारा था 2014 में मोदी जी का, 5 साल में न कोई विकास हुआ, न बेरोजगारी दर घटी बल्कि बढ़ गई। आज का दौर यह है कि 50 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी की दर है, क्योंकि ये सब बातों में नाकाम रहे। बिजनेस चौपट हो गया, किसानों की आत्महत्याएं बढ़ गई, पहली बार किसानों से ज्यादा युवकों ने आत्महत्याएं की हैं। तो हर मोर्चे पर क्योंकि असफल है सरकार, कोई चारा नहीं था इनके पास से कि हिंदू पोलराइज्ड होगा, मुसलमानी पोलराइज्ड होगा, लेकिन ये बाजी इनकी उल्टी पड़ गई। तहफ़्फ़ुज़, रोजगार और जिंदगी की बुनियादी जरूरियात का मुद्दा आज भी हमारे मुल्क की बड़ी आबादी का अहम मसला है, लेकिन दूसरे गैर जरूरी मुद्दों के सामने ये अहम मुद्दे कहीं पीछे छूटते नजर आ रहे हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मेरठ से तंजीर इंसार की रिपोर्ट। शर्जील इमाम अब पुलिस की कस्टडी में है। पिछले कई दिनों से पुलिस को शर्जील की तलाश थी। शर्जील पर मुल्क से गद्दारी के तहत दर्ज केस में दिल्ली, यूपी और बिहार की पुलिस तलाश कर रही थी और इसी कोशिश में दिल्ली पुलिस पटना गई हुई थी। पुलिस का कहना है कि पटना के करीब जहानाबाद के काकूम में पुलिस ने शर्जील को गिरफ्तार किया है, जबकि शर्जील इमाम ने ट्विटर हैंडल पर लिखा है कि मैंने खुद को दिल्ली पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। मैं पुलिस जांच में मदद पहुंचाने को पूरी तरह तैयार हूं। मुझे कानून पर भरोसा है। अब मेरी सेफ्टी और सिक्योरिटी दिल्ली पुलिस के जिम्मे है। अमन और शांति बनी रहे। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने कहा कि दोपहर करीब 3 बजे शर्जील को गिरफ्तार किया गया है। खबर है कि कोर्ट में पेशी के बाद दिल्ली पुलिस शर्जील को दिल्ली लाने की तैयारी में है। देर रात से दिल्ली लाया जा सकता है। दरअसल CAA के तनाज़े में आसाम से जुड़े शर्जील की तकरीर सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुई और उसके बाद शर्जील की गिरफ्तारी की मांग उठने लगी। IIT मुंबई से कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएट शर्जील इमाम जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर हिस्टोरिकल स्टडीज में रिसर्च के लिए दिल्ली आया था। टीम डिस्पैच किया बिहार, क्योंकि इसको लास्ट बिहार में देखा गया था। 25 तारीख को इसको बिहार में देखा गया था, फुलवारी शरीफ के एरिया में। वहाँ कोई रैली हो रही थी। हमारी टीम 25 को ही पटना गई। पटना पुलिस से 26 को पहुंच गई। 26 से पटना पुलिस और बिहार पुलिस लगातार हमें कोऑपरेट कर रही थी। बिहार पुलिस के कोऑपरेशन से लगातार हम रेड्स कर रहे थे। 25, 26, 27 तारीख को लास्ट कल रात में हम लोगों ने रेड किया, तो इसका ब्रदर मुजम्मिल हम लोगों को मिला। वहां से कुछ और वाइटल इन्फॉर्मेशन मिली, जिससे कि हम लोगों ने आज लगभग 2 बजे शर्जील इमाम को उसके गांव काको, जिला जहानाबाद, मलिक टोला, वहां से डिटेन किया और फॉर्मली फिर हम लोगों ने इसको अरेस्ट किया। बिहार के साबिक वजीर अक़लियती फलाह बहबूद डॉक्टर अब्दुल गफूर का आज सुबह दिल्ली के एक अस्पताल में इंतकाल हो गया। वो करीब 2 महीने से बीमार थे। अब्दुल गफूर 4 बार सहरसा के महशी असेंबली हल्के से MLA रहे हैं। वो JDU और RJD के इत्तेहाद की हुकूमत में वजीर बनाए गए थे। अब्दुल गफूर को समाजी, अदबी और इल्मी दुनिया में काफ़ी एहतराम के साथ याद किया जाता है। अब्दुल गफूर अपने आप को हमेशा उर्दू का खादिम बताते थे और वो RJD के स्टिंग MLA थे। उनके इंतकाल पर सूबे के
वजीर आला नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव ने गहरे सदमे का इजहार किया है। अब्दुल गफूर की 3 बेटियां और 3 बेटे हैं। उनकी तदफीन सहरसा के भेलाई पंचायत में वाक़ उनके आबाई गांव बहूरा में होगी। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।